नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा। और ईरान और अमेरिका युद्ध से जो इस समय पर बाजार हिले हैं, चाहे वो चाय का कारोबार हो, चाहे चावल का कारोबार हो, और हाल फिलहाल के अंदर में जो सरकार ने गेहूं के निर्यात की अनुमति दी, उसके ऊपर पे एक बार फिर से मंडराते काले बादल हों। इसके अलावा एग्री बाजार के लिए, चाहे वो मसालों का एक्सपोर्ट हो या फिर अदर एग्री प्रोड्यूस जो हमारे देश से मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर जा रहे थे, यूरोपियन देशों की तरफ जा रहे थे, वहां पर एक संकट खड़ा हो गया है। अब उस संकट के अंदर में क्या संभावनाएं और निकल करके आ सकती हैं? इस समय पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर में निर्यातकों के लिए क्या विकल्प मौजूद हैं, उस पर बात करेंगे। और उस पर बातचीत करने के लिए सुवीर राजपुरोहित जी इस समय पर हमारे साथ में मौजूद हैं। आप डायरेक्टर हैं टासो से। सुवीर जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। सुवीर जी, मेरा पहला सवाल, सर मुंडाते ही ओले पड़े। क्या आपको लगता है कि जो गेहूं का निर्यात खोला सरकार ने अभी हाल फिलहाल के अंदर में 25 लाख मीट्रिक टन सीधा गेहूं आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, 10 लाख मीट्रिक टन के आसपास गेहूं से बने उत्पाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, फिर इसके साथ में चावल का एक्सपोर्ट जो 2 साल बंद रहा पिछले साल, उसको भी खोला गया, और पहले ही इंडस्ट्री जो थी एग्री की वो थोड़ी सी प्रेशर के अंदर में थी और एक उम्मीद की किरण जगी थी। लेकिन उस उम्मीद की किरण के ऊपर पे पानी जो है वो फेरने का काम किया है ईरान और अमेरिका के युद्ध ने। चूंकि ईरान अकेला 15 लाख मीट्रिक टन के आसपास तो सिर्फ आपकी चावल ही ले रहा था, और फिर चाय पत्ती जो है आपकी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो बायर था वो ईरान आपका। और ये सारी संभावनाएं यहां पर धूमिल होती हुई दिखाई दी। मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर में आपका बासमती का जो चावल है, बासमती चावल, उसका निर्यात करीब करीब 50% का हो रहा था। टोटल 60 लाख मीट्रिक टन के आसपास एक्सपोर्ट होता है देश से, 30 लाख के ऊपर जो है एक्सपोर्ट केवल मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर में। तो अब संभावनाएं आपको क्या नजर में आती हैं? क्या लगता है आपको कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, पाइपलाइंस तो उनकी खाली हो ही रही हैं, डिमांड आफ्टर ऑल निकल करके तो भारत की तरफ ही आएगी? नमस्कार सुरेश जी, थैंक यू फॉर दिस टुडेज आवर कनेक्शन। या एंड आपसे खाली यही बोलूंगा जी कि अनसर्टेन है। दुबई से पूरा हमारा काम होता है और गल्फ से हमारा बड़ा इंडिया का काम होता है, और अफ्रीका, गल्फ और साउथ ईस्ट एशिया से भारत का बहुत बड़ा एग्री का नेटवर्क है, एग्री का मार्केट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं यहाँ पे। तो गल्फ की जहां तक बात करूं, गल्फ कंट्रीज की बहुत बड़ा डिस्टरबेंस है, बट बहुत लंबे टाइम का दिख नहीं रहा है। इसमें कुछ अभी क्लॉज लगेंगे और थोड़ा इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। हमको 10 एक दिन वेट करना चाहिए। 10 में कुछ कार्रवाई जो हो रही है उसके आउटकम आने चाहिए। बड़ा मार्केट है गल्फ कंट्रीज का इंडिया के लिए फॉर एक्सपोर्टिंग पर्पस इन एग्री एंड फूड इंडस्ट्री, बट ये अभी अनसर्टेनिटी है इसमें, और एक्सपोर्ट भी बंद है वहां पे और शिपिंग का भी इश्यू है। बट एक दूसरी अपॉर्चुनिटी है अभी। अपन यहाँ पे शो कर रहे हैं वियतनाम में, हाँ जो साउथ ईस्ट एशिया में। जी 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 तो साउथ ईस्ट एशिया एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए फॉर एक्सपोर्ट, जी राइट। सम पार्ट अपन इंपोर्ट भी करते हैं कुछ क्रॉप्स, बाकी एक्सपोर्ट का बड़ा मार्केट है। और यहाँ पर कॉर्न है और डीडीजीएस है, कैशू है, स्पाइस है, एनिमल फीड का अराउंड 70 मिलियन टन का वहां पे प्रोडक्शन है। तो बहुत सी चीजें उसके एलिमेंट हैं या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। और एडिबल ऑयल का बहुत बड़ा मार्केट है साउथ ईस्ट एशिया, डीडीजीएस मार्केट जैसा मैंने आपको बोला। सोयाबीन का बहुत बड़ा मार्केट है और ग्रीन मूंग का बड़ा मार्केट है ये। और राइस का बहुत बड़ा मार्केट है। राइस अपने यहाँ पे गल्फ कंट्रीज में काफी एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, बट वियतनाम भी हमारे इंडिया से इंपोर्ट करता है। वियतनाम की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी है एंड वियतनाम एक्सपोर्ट भी करता है वर्ल्ड वाइड। तो यूरोप हो, अमेरिका हो या साउथ ईस्ट एशिया हो, इट्स अ मेजर हब साउथ ईस्ट एशिया का, ट्रांजिट कंट्री बोल दो,
या डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी बहुत अच्छी है वियतनाम की, कनेक्ट करता है पूरे साउथ ईस्ट एशिया को। तो यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी अपन क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे पहले तो मैं बिल्कुल उसके ऊपर पे मैं आने भी वाला था, क्योंकि इस समय पर जो ईरान और अमेरिका है वो शायद मुझे लगा कि एक बर्निंग इशू है, वहीं से इसकी आपकी शुरुआत की जाए। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा जो आपने पहला एशिया अफ्रीका जो समिट किया था उसकी कामयाबी की, और साथ में अब जो आप दूसरा ऑर्गेनाइज करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। तो मैं उसी से शुरुआत करना चाहूँगा। आपने कहा कॉर्न, डीडीजीएस, कैश्यू और एनिमल फीड, ये एक बड़ा मार्केट है वियतनाम। तो इस समय पर जिस तरीके की सुधीर जी जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें अनसर्टेनिटी भी है कि इस समय पर पार्टिसिपेशन को लेकर के, और जो लोग यहां से जाना चाहते हैं या अटेंड करना चाहते हैं उनके लिए क्या संभावनाएं दिखाई देती हैं इस युद्ध के माहौल के अंदर में? आपको लगता है कि वियतनाम और अफ्रीकन कंट्रीज ही भारत के लिए एक होप और उम्मीद की किरण बचते हैं? अब अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ बढ़ना चाहिए और वहां पर अपने बिजनेस लाइंस जो हैं वो डेवलप करने चाहिए। अफ्रीका की बात करूं तो सर, अफ्रीका अगले 50 साल तक वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट हब रहेगा, एक्सपोर्ट अफ्रीका हब की अगर रहेगा, बात करें तो। ओके। और अपन अफ्रीका में भी शो करते हैं हाँ। एफ्रो वर्ल्ड एग्री फूड, जो पिछले 3 साल से कर रहे हैं। हम्म। और वियतनाम कर रहे हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है, वो दूसरा साल है इसका। हम्म। तो साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका एक्सपोर्ट के हिसाब से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के लिए। हम्म। 54 कंट्रीज अफ्रीकन हैं, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, सर्टेन थिंग्स वी आर इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग, सो देर इज अ बिग मैटर। और साउथ ईस्ट एशिया में भी और वियतनाम में भी काफी अच्छी संभावनाएं हैं। वियतनाम कनेक्ट करता है, वियतनाम, ये फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी हो रही है। अभी इंडिया से काफी कुछ एक्सपोर्ट होता है और जिसकी बहुत बड़ी संभावना है कि ये डबल हो जाएगा। आपने थाईलैंड का नाम लिया, अभी हाल ही के अंदर में खबर आई है कि जो ईरान ने थाईलैंड का जो शिप है उसको डैमेज किया है, भारत की तरफ वो शिप आ रहा था, उसको लेकर के आपको क्या लगता है? और इसी के साथ मेरा जुड़ा हुआ दूसरा एक और सवाल है जिसको हालांकि लोग जानना भी चाहेंगे। वेस्ट अफ्रीका, जो वेस्ट अफ्रीका की अगर हम बात करें, हालांकि नॉर्थ अफ्रीका, माफ कीजिएगा, नॉर्थर्न अफ्रीका की मैं यहाँ पर बात करूंगा, लेबनान की अगर मैं बात करता हूं, तो वहां पे जिस तरीके की अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है तो वो किस तरीके से ट्रेड को हैम्पर कर सकती है? जनरली आपको जो बात बोलूं, हाँ। तो अफ्रीका से जो एक्सपोर्ट होता है और इंडिया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो मेजर संभावनाएं हैं, हाँ। वो ईस्ट अफ्रीका की और वेस्ट अफ्रीका की है। ओके। तो ईस्ट अफ्रीका की बात करूं तो केन्या है, तंजानिया है, मालावी है, मोजाम्बिक है, सूडान है, युगांडा है, हम्म। और जिम्बाब्वे इंडिया से राइस इंपोर्ट करता है। और अगर वेस्ट की बात करें तो बेनिन है, हम्म। टोगो है, नाइजीरिया है, आइवरी कोस्ट है। हम्म। ये काफी कंट्रीज है जिनमें इंडिया का बहुत अच्छा काम होता है। ओके। और कैशू का बड़ा मार्केट है, हम्म। राइस का बड़ा मार्केट है, पल्सेस वहां से इंडिया इंपोर्ट करता है, लेंटिल्स इंपोर्ट करता है, हम्म। चना वगैरह, हम्म। राजमा, ये हम वहां से इंपोर्ट करते हैं। तो ये अच्छी संभावनाएं हैं। प्लस हम वहां पे ये शुगर हम्म। शुगर एक्सपोर्ट करते हैं अपन ओके। अफ्रीका को। तो एक अच्छा बड़ा नंबर है जो इंडिया का एक्सपोर्ट है अफ्रीका में, शुगर का। तो शुगर है, राइस है, सोया हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, शीशम इस सीड बार इंपोर्ट करते हैं। इस तो बार वर्ल्ड आपके की, जी, जी 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 जी, प्लीज। आप कंप्लीट करें पहले। वहां पे वेरी रिफाइन और बहुत अच्छी क्रॉप्स हैं जो इंडिया में आती है। आप उनको ऑर्गेनिक भी बोल सकते हो, इतनी शुद्धता और अच्छी क्वालिटी की क्रॉप्स है हम्म। जो इंडिया बाई करता है अफ्रीका से। हम्म। और अफ्रीका से जो मेजर बायर हैं वो इंडिया और चाइना है, जिनकी सबसे ज्यादा एग्री की डिमांड रहती है अफ्रीका से। हम्म। और अफ्रीका एक बड़ा पार्टनर है हमारा, जहाँ पे संभावनाएं आने वाले 10 सालों में शायद आज की तारीख से 4 गुना हो जाएगी। once आपके they इससे they हाँ। they producing proper crops for these markets. ओके। तो सेकंड एशिया एशिया अफ्रीका जो आप सबमिट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल, उसके अंदर में खास क्या रहने वाला है? पार्टिसिपेशन क्यों आपकी तरफ आनी चाहिए? साउथ ईस्ट एशिया को इसलिए कनेक्ट करना चाहिए कि वियतनाम एक बड़ा मार्केट है सबसे पहले, हम्म। और उसके बाद अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, तो जिसमें एक राइस का बड़ा इंपोर्टर है वियतनाम, जो वियतनाम भारत से भी इंपोर्ट करता है, अदर
एशियन कंट्रीज से भी करता है, पर मेजर इंडिया से है। और राइस का अच्छा इंपोर्ट है, मेज का इंपोर्ट करता है, हाँ। आपके डीडीजीएस का इंपोर्ट करता है। डीडीजीएस फीड की बड़ी डिमांड है, जो इंडिया में भी बहुत बड़ी डिमांड है और वियतनाम में भी है। तो डीडीजीएस की, आपने डीडीजीएस की बात की, तो मैं चलते चलते आपसे डीडीजीएस के बारे में भी जान लेता हूं, क्योंकि अमेरिका से डीडीजीएस भारत आयात हो सकता है, और इस बार तो भारत के अंदर भी डीडीजीएस की कोई कमी नहीं है। और ऐसे के अंदर में आपको डीडीजीएस का जो मार्केट है, क्योंकि चिंता की लकीरें आ गई हैं जो एथनॉल कंपनीज हैं उनके माथे के ऊपर पे कि अब क्या होने वाला है। बिकॉज डीडीजीएस अगर विदेशों से आयात होकर के आएगा, सस्ते में होगा, और उसकी रिफाइंड क्वालिटी भी मानी जा रही है जो अमेरिका से आ सकता है, जिस तरीके की ट्रेड डील की हम बात कर रहे हैं। और दूसरा, अगर आपने कहा कि अफ्रीकन कंट्रीज से भी आ सकता है, तो अगर अफ्रीकन कंट्रीज से संभावनाएं बनती हैं इसकी, तो भारत के अंदर तो पहले ही अवेलेबिलिटी है। क्या हम ये माने कि मक्का के प्राइजेस के ऊपर पे भी और गंभीर चोट ये कर सकता है, प्राइजेस के ऊपर पे चोट आ सकती है? जैसा आज की गवर्नमेंट के दिशा निर्देश हैं और जैसा इनका कार्यकलाप है, ये एग्रीकल्चर और एग्री ट्रेड को पूरा टेक केयर करेंगे। हाँ। और जहां तक बात रही कि इथेनॉल का भी संकट आया हुआ है, तो इथेनॉल में इंडिया की गवर्नमेंट को जितनी डिमांड थी उससे काफी ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया इंडिया में। 12 करोड़ लीटर की कुछ रिक्वायरमेंट थी और 1800 करोड़ लीटर हो रहा है। तो हम प्रोडक्शन में एक्सेस हैं, इसीलिए अभी फिर सब में बटेगा तो फैक्ट्री को प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, बिकॉज डिमांड कम हो गई। मैं वही कह रहा हूँ अदरवाइज कि अभी गवर्नमेंट की जो डीडीजीएस, डिमांड थी वो उतनी है, पर प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, इसलिए इथेनॉल की इसमें इशू आ रहा है। नहीं नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। और जैसे डीडीजीएस का आपने नाम लिया, तो डीडीजीएस तो ऑलरेडी भारत के अंदर में काफी क्वांटिटी के अंदर में, प्रचुर मात्रा के अंदर अवेलेबल है, और उसके भी प्राइजेस नीचे आए हैं। भारत का भी बहुत बड़ा फीड मार्केट है, हाँ। वियतनाम का भी बहुत बड़ा फीड मार्केट है। तो जो हमारे पास डीडीजीएस आज की तारीख में उपलब्ध है, उसका पूरा कंजप्शन भारत में हो रहा है और बाकी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा डीडीजीएस नहीं बच रहा है, क्योंकि इथेनॉल के प्रोडक्शन कम हो गए, तो बहुत ज्यादा एक्सेस में डीडीजीएस नहीं है। जैसी रिक्वायरमेंट है एक्सपोर्ट की और डोमेस्टिक, तो उतना ही डीडीजीएस है एज ऑफ नाउ। और जहां तक दिखता है कि अमेरिका से डीडीजीएस इंपोर्ट करेंगे, इसकी संभावनाएं कम है। हालांकि बात हो रही है कि कौन डीडीजीएस इंपोर्ट करेंगे, पर एग्रीकल्चर में आज की तारीख में गवर्नमेंट काफी सख्त है। बाकी आने वाले टाइम में 2-1 महीने में ये डील होगी पूरी, तो इसका अपने को आइडिया पड़ेगा। तो ये आपका जो सेकंड एशिया एग्री फूड इंटरनेशनल होने जा रहा है, ये कौन सी तारीख से कौन सी तारीख के बीच के अंदर में है? सर अभी 9 और 10 अप्रैल को है, होचिमिन सिटी वियतनाम में। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, 2 दिन की एग्जीबिशन है और इंडस्ट्री अवार्ड है। बट ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ दिस वॉर, ये एरिया काफी डिस्टर्ब है, लोगों के शिपमेंट रुक गए, पोर्ट ने लेवी काफी बढ़ा दी, शिपिंग के चार्जेस बढ़ गए और इससे कॉस्ट ऊपर आ गई। तो बहुत से माल पार्टीज ले नहीं रही है और कहीं पोर्ट में अटक गए या बीच में सी में अटक गए। तो काफी इश्यूज है उस एरिया में, क्योंकि राइस का तो इस साइड से ही एक्सपोर्ट होता है, राइट, और गल्फ से सबसे बड़ा होता है और गल्फ का भी लेना देना है साउथ ईस्ट एशिया से। वही तो मैं काफी क्वेश्चन जानना चाह रहा थोड़ा था। इश्यू चल रहा है, तो इस पे विचार किया जा रहा है डेट्स का। अच्छा, मतलब ये डेट्स एक्सटेंड भी हो सकती हैं, आगे भी बढ़ाई जा सकती है? सर अब युद्ध में कुछ कह नहीं सकते, कितना बड़े कौन सा देश इन्वॉल्व हो जाए, तो उसके लिए प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। और ये मार्केट तो 12 महीने खुला हुआ है, और अपने मन से साउथ ईस्ट एशिया से काफी अच्छी एसोसिएशंस, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज, बोर्ड, काफी लोग जुड़े हैं। ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी तो रहेगी, बट सबसे पहले क्या बोलते हैं, मतलब मैनकाइंड की सेफ्टी होनी चाहिए। तो लोग जो आने जाने वाले हैं ऑफशोर, तो उनके लिए पूरा ख्याल रखने की पूरी कोशिश हो रही है, तो उसमें थोड़ा मंथन चल रहा है। यानी कि 9 और 10 अप्रैल था, आज हम 12 मार्च के अंदर बैठे हैं, तो कमोबेश बस एक ही महीने का समय यहाँ पर बचा है। तो युद्ध की स्थितियां आपको कैसे लगती हैं? क्या लगता है आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर में ये सब मामला सुलझ जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने इस समय पर अग्रेशन दिखाई है, तो लगता नहीं है कि ये इसको यूक्रेन से कमतर समझना चाहिए,
जिस तरीके से रूस और यूक्रेन की लड़ाई होते हुए अभी 4 साल हो गए, तो क्या ये माना जाए, क्योंकि ये तो हमने देखा है कि ईरान के अंदर भी अब लोग जो हैं वो अपनी दुकानें खोलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि 8 साल तक इराक के साथ में युद्ध चला था, तो हम इस युद्ध को भी देख लेंगे, क्योंकि घर पर भी मौत आ सकती है और दुकान पर भी मौत आ सकती है, बम कहीं पर भी फट सकता है। तो इसलिए उन्होंने जो रूटीन लाइफ है उसको जरूर ट्रैक के ऊपर पे लाया है। इन सारी संभावनाओं को देखते हुए आपको क्या लगता है कि कब तक युद्ध की स्थितियां जो हैं वो सामान्य हो सकती हैं, क्योंकि हार्मोज तो इस समय पर पूरी तरीके से ईरान ने बंद कर दिया है। यस सर, ये तो इन्होंने रास्ता पूरा बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। हालांकि भारत के लिए, जैसा भारत की विदेश नीति है, डिप्लोमेसी है, भारत के लिए अभी कल से वहां पे वो रास्ते के लिए कुछ रियायत है। हाँ। और भारत के ऑयल टैंकर यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं और कुछ पहुंच भी गए इंडिया में। और भारत के ईरान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। भारत से के तो ईरान से, रशिया से, अमेरिका से और इजराइल से सबसे अच्छे रिश्ते हैं। तो भारत इसमें कुछ जरूर कर सकता है डिप्लोमेटिकली। बाकी इराक युद्ध से ये युद्ध थोड़ा अलग है। ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए था, जस्ट टू अवॉइड सर्टेन थिंग्स। और अपन बात करें इसकी यूक्रेन की, तो यूक्रेन से भी काफी अलग युद्ध है। ठीक है, ये किसी देश पे इन्वेड करने के लिए या किसी देश को पूरा ये करने के लिए युद्ध नहीं है। ये पर्टिकुलर कुछ सर्टेन इश्यूज है, उसकी वजह से एक टाइम बिंग के लिए था। और अगर आप लास्ट स्टेटमेंट देखेंगे ट्रम्प साहब के, या चाइना के, या रशिया के, और ईरान का प्रेसिडेंट का कल स्टेटमेंट आया है कि इन शर्तों पे संधि हो सकती है या सीज फायर हो सकता है। और अमेरिका ने भी बोला है कि वॉर ऑलमोस्ट एंड, वी हैव डिड व्हाट एवर वी नीड टू। तो अमेरिका अब कोई एग्रेशन नहीं दिखा रहा है। और ईरान का जो ये गल्फ कंट्रीज में है, ये भी स्लो डाउन होना चाहिए। बिकॉज जैसी यूएस की और रशिया की कनेक्ट है, और जैसी बात हुई है, जैसी इंडिया की डिप्लोमेसी है, और जैसा ईरान का लास्ट स्टेटमेंट है, या चाइना बोल रहा है कि आपके ईरान में और गल्फ कंट्रीज में मध्यस्थता करेगा, तो ये जो ग्लोबल पावर्स हैं और रीजनल पावर्स हैं, इनका जो सेंटिमेंट दिख रहा है, तो ये युद्ध लंबा नहीं चलेगा। आपको हम भी यही चाहेंगे कि ये युद्ध लंबा ना चले, क्योंकि युद्ध से समस्याएं सोल्व नहीं होती हैं बल्कि बढ़ जाती हैं, और युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। संवाद होना चाहिए था, लेकिन वो संवाद युद्ध के अंदर में बदल गया है। बहरहाल सुवीर जी, हम उम्मीद करते हैं कि सही समय के ऊपर पे जो आपने 9 और 10 अप्रैल तारीख नियुक्त की हुई है अपने सेकंड एशिया अफ्रीका समिट की, वो हो, ऐसी हम कामना भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं। और आपका ये जो सेकंड समिट है, ये निश्चित तौर के ऊपर पे वियतनाम सक्सेसफुल होना चाहिए। और एग्री को लेकर के अपार संभावनाएं यहाँ पर निश्चित तौर के ऊपर पे दिखाई देती हैं, और ख़ास तौर के ऊपर पे अफ्रीका और भारत के अंदर में अगर हम अफ्रीकन डील्स की अगर हम बात करते हैं, चूँकि चावल का एक बहुत बड़ा बाज़ार अफ्रीकन कंट्रीज ही हैं, वहाँ पे चावल है और अदर क्रॉप्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जी शुगर जी, तो कॉफी को लेकर के भी बाजार खुल सकता है क्या? अफ्रीका का बाजार तो खुला हुआ ही है। मतलब अफ्रीकन जो कॉफी है वो भारतीय बाजार के अंदर में अपने पैर पसार सकती है? बिल्कुल पसार सकती है। अफ्रीका की कॉफी, अफ्रीका का जो भी एग्री है, वो वन ऑफ द यूनिक है, प्योर है और अच्छी क्वालिटी का है। तो अफ्रीका के लिए पूरा वर्ल्ड मार्केट है और बहुत अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है पूरी दुनिया में, और भारत भी इसका एक पार्ट है। भारत काफी कुछ एक्सपोर्ट करता है, बहुत कुछ इंपोर्ट करता है। हाँ। तो अफ्रीका भारत का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टनर है फॉर बाइंग एंड सेलिंग। और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस चीज का? हाँ जी, साउथ ईस्ट एशिया इज ऑल्सो बिकम अ गुड मार्केट फॉर इंडिया। ओके, यहाँ पे मैंने आपको बताया कॉर्न है, मेज कॉर्न है, और आपका डीडीजीएस है, कैशू है, स्पाइस का बड़ा मार्केट है। कैशू के अंदर वियतनाम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब है। प्रोड्यूसिंग सबसे ज्यादा वियतनाम में होती है। जो प्रोसेस करते हैं ना, तो प्रोसेसिंग हब है जी। ये इंपोर्ट करते हैं अफ्रीका से मेजर। और जो प्रोसेस की बात करें काजू की, काजू को प्रोसेस करके उसका कर्नल बनता है, तो उसका प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा मार्केट ये है वियतनाम।
एक्सपोर्ट भी बहुत कुछ करता है, प्रोसेस्ड काजू, और Okay. इंपोर्ट करता है RCN, रॉ कैशू नट फ्रॉम अफ्रीका। ओके। उसके बाद स्पाइस का बड़ा मार्केट है, सिनेमन है, स्टार है वहां पे, और ब्लैक पेपर है, जी ठीक है ना, चिली है। तो इसका बड़ा एक्सपोर्ट होता है वियतनाम से। जी। उसके बाद आपको बात करूं एनिमल फीड का, मैंने आपको बताया करीब 70 मिलियन टन एनिमल फीड का मार्केट है। राइस का मैंने आपको बताया कि वो थाईलैंड से, भारत से, इन सब देशों से लेते हैं और वापस एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो मतलब जहाँ पे जो फिजिबल प्राइस मिली, तो उस प्राइस में वो इंपोर्ट करके आगे एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इट्स अ बिग ट्रांजिट कंट्री ऑल्सो, ठीक है। और जहां तक बात रही सोया की, तो सोया में वो GM सोया लेते हैं, और वो वहां से लेते हैं लैटिन अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ से आती है उनकी। और DDGS जैसा मैंने आपको बताया भारत करता ही है। और एक ग्रीन मूंग का बड़ा बाजार है, तो भारत के लिए जो हरे मूंग है, इनके लिए एक्सपोर्ट की बड़ी संभावनाएं हैं। आपके ये क्या होता है, मस्टर्ड, हाँ। मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल में जो रेप सीड मील निकलता है इसका, ओके। जिसको पशु आहार बोलते हैं, इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है वियतनाम। तो यहाँ पे जो सरसों की खल निकलते हैं, या जो पशु आहार है, ये ऑयल केक्स है सरसों की, रेपसीड मील, इसका बहुत बड़ा मार्केट है वियतनाम। सुवीर जी, तो यहाँ बहुत यहाँ सी मैं एक संभावनाएं चीज हैं, को ऐड बहुत सी करना चाहूंगा। ये मेरा एक सवाल है। जैसे अभी करीब करीब जो खबरें निकल करके आ रही हैं, चावल वालों के 5-1 हजार करोड़ रुपए जो हैं वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में फंसे हुए हैं, और एक काफी नुकसान जो है निर्यातकों को हुआ है जो सामान मिडिल ईस्ट में जा रहा था। तो उन निर्यातकों के लिए क्या अफ्रीका के अंदर में कोई अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं? क्या लगता है उन एक्सपोर्टर्स को अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ भी मूव करना चाहिए ताकि डाइवर्सिटी यहाँ पर पैदा हो सके? व्हाइट राइस की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, साउथ ईस्ट एशिया भी और अफ्रीका कंट्रीज भी। और अफ्रीका तो वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर भी है व्हाइट राइस का। और अफ्रीका में भी अपन शो करते हैं सुरेश जी। हमारा नेक्स्ट जो अफ्रीका का शो है वो 26, 27, 28 जुलाई को है, जो अपने केन्या के नैरोबी में है। तो बड़ा कनेक्ट होगा उधर। हजारों कंपनियां आती है अफ्रीका में। अच्छा। और वन ऑफ द लार्जेस्ट अफ्रीका की एग्री फूड कॉन्फ्रेंस अपन करते हैं। ओके ओके जी। उसके लिए भी अफ्रीका की भी गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, बोर्ड्स, वहाँ के जो एग्री फूड बोर्ड्स होते हैं जी, है ना, तो वो गवर्नमेंट के, ये सब अपने से कनेक्टेड हैं। और अपन कभी करीब करीब अफ्रीका में 30 कंट्रीज में कनेक्टेड है। करीब 30 कंट्रीज के पार्टिसिपेंट हमारे शो में पार्टिसिपेशन करते हैं। और एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी अफ्रीका में अपन क्रिएट कर रहे हैं पिछले 4 साल से। जी, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से मिलान होता है या गल्फ फूड होता है, वैसा सभी आप एक्सपो जो है वो ऑर्गेनाइज करें। ये ऐसी शुभकामनाएं हैं हमारी। और एक बार फिर से शुभकामनाएं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मार्केट टाइम्स टीवी के साथ में जुड़ने के लिए और इस तरीके की जानकारियां शेयर करने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपका जो इवेंट है वो एनर्जेटिक और सक्सेसफुल रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन उसके बीच के अंदर में हो, और निश्चित तौर के ऊपर पे एक बिजनेस जो है दो देशों के बीच के अंदर में, दो सभ्यताओं के बीच के अंदर में डेवलप होनी चाहिए। और उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। कहीं मत जाएं, देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि इसी तरह की खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। केड़ा मसाला होए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने।